नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। और ये मेरा पहला वीडियो है हमारे इस चैनल सुरीना साथी के ऊपर, जिसका अल्टीमेट टारगेट है यूपीएससी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। मैं करंटली एनआईटी राउरकेला से बीटेक कर रहा हूँ और साथ ही साथ यूपीएससी का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ये चैनल आपके लिए एक साथी की तरह हो सकता है। मैं जो भी पढ़ाई करूँगा उसको इस चैनल के माध्यम से डॉक्यूमेंट करूँगा, ताकि आपको भी एक साथी मिल जाए, आपको भी रिविज़न करने में, किसी नए टॉपिक को लर्न करने में आसानी मिले, है ना। तो आज के इस पहले ही वीडियो में हम थोड़ा-सा पढ़ाई की बात कर लेते हैं। बेसिकली यूपीएससी एग्ज़ाम की सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने प्रिंट करके सारे सिलेबस को लाए हैं, आपके प्रीलिम्स के, आपके मेन एग्ज़ाम के, सो दैट आप इज़िली अंडरस्टैंड कर पाएँ कि ऑफ़िशियल सिलेबस क्या है ना। देखिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 फेज़ में होते हैं। सबसे पहला होता है आपका प्रीलिम, दूसरा मेन और तीसरा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू होता है। प्रीलिम एग्ज़ाम के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस 2। जीएस 1 आपको एक पर्टिकुलर कट ऑफ को क्वालिफाई करना होता है। ये कैटेगरी वाइज डिफरेंट होते हैं, है ना। और 200 मार्क्स के होते हैं। जी प्रीलिम्स में जीएस पेपर 2 आपका जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना, जिसको सीसैट भी बोलते हैं, यानी कि मिनिमम आपको 33% मार्क्स, आई मीन 200 में से अगर आप 68 मार्क्स ले आते हो तो आप क्वालिफाई कर जाते हो प्रीलिम एग्ज़ाम को। और मेन एग्ज़ाम में बैठने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपका प्रीलिम्स का पेपर इवैल्यूएट हो, तो आपको प्रीलिम्स के दोनों पेपर अटेम्प्ट करने आपके लिए कंपलसरी हो जाएंगे। और मेन एग्ज़ाम की बात करते हैं तो मेन एग्ज़ाम में सबसे पहले आपके होते हैं लैंग्वेज, जिसमें आपको 2 लैंग्वेज में बैठना पड़ता है ना, जो कि दोनों क्वालिफाइंग होते हैं। इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है। इंग्लिश के साथ साथ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22nd शेड्यूल में, सॉरी, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 8 है उसमें 22 लैंग्वेजेज हैं। उन लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको क्वालिफाई करना होता है। इसके बाद आपके 5 पेपर्स आते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं, पेपर 1, 2, 3, 4, 5 जीएस के। और 2 पेपर जो होते हैं आपके ऑप्शनल होते हैं, मतलब कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो ऑप्शन में, तो उसमें से 2 पेपर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम से। हमने आपको बता दिया है कि कितने मार्क्स के होते हैं। मेन एग्ज़ाम में देखिए 300 मार्क्स के होते हैं आपके। क्वालिफाइंग पेपर जो लैंग्वेज होता है 300 प्लस 300 का, ये क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। और उसके बाद जो आपके 5 पेपर्स होते हैं, लाइक आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड एथिक्स, ये 5 जो आपके सब्जेक्ट हैं ये कंपलसरी होते हैं और सारे 250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है ना। और आपके जो ऑप्शनल हैं वो 250 मार्क्स के होते हैं, 250 प्लस 250 500 मार्क्स। अगर आप इन सब को जोड़ दोगे, है ना, जो भी आपके मतलब मेरिट बनने में हेल्प करती है, तो टोटल 2025 मार्क्स के होते हैं। ये हम 2025 का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसको डाउनलोड करके हम आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं सिलेबस फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो आपके जो जीएस के पेपर 1 होते हैं उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, ये टोटल 7 सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स वाले में, ठीक है। टोटल 200 मार्क्स के होते हैं, एमसी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, एग्जैक्ट वर्ड कैसे लिखे गए हैं। सबसे पहले है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब आपका हिस्ट्री, सॉरी ये करंट अफेयर्स हो गए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये आपके हिस्ट्री हो गए। इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये जियोग्राफी हो गए। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू, ईटीसी, ये आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर आ गए। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये आपके इकोनॉमिक्स के टॉपिक हो गए। जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, एनवायरनमेंट में आपको कोई स्पेशलिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास जनरल नॉलेज होना चाहिए, जनरल आइडिया होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 जो आपके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। आप अगर 33 मार्क्स स्कोर कर लेते हो सी सेट में तो आप क्वालिफाई कर जाते हो आप प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ आप अगर एक पर्टिकुलर कट ऑफ जो आपका जीएस पेपर 1 में है, दोनों अगर मिलके क्वालिफाई होती है, देन यू आर एलिजिबल फॉर मेन एग्जामिनेशन। तो इसमें सी सेट के अंदर कॉम्प्रीहेंसन, मतलब आपको पैसेज दे देंगे, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसका आंसर करना होगा। इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, राइट, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, आपके रीजनिंग भी टेस्ट होते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी भी टेस्ट होते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी,
बेसिक न्यूमरेसी जो आपके क्लास 10th लेवल के होते हैं, लाइक चार्ट, ग्राफ, टेबल, डेटा, etc। पेपर 2 क्वालिफाइंग है और सारे क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। OMR में आपको टिक करना होता है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। अब बात कर लेते हैं मेन एग्जाम। मेन एग्जाम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे कैंडिडेट प्रिलिमिनरी एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन मेन एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इट्स टफनेस, मतलब आसान नहीं होता है। और UPSC वालों ने स्पष्ट बता दिया है, द मेन एग्जामिनेशन इज इंटेंडेड टू एसेस द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ट्रेट एंड डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंडिडेट रादर देन मेयरली द रेंज ऑफ देयर इन्फॉर्मेशन मेमोरी। मतलब आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए टॉपिक जो भी सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, तभी आप मेन एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। द नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस इन द जनरल स्टडी पेपर 2 to paper 5 will be such that a well educated person will be able to answer them without any specialized study. The question will be such as to test candidates general awareness of a variety of subjects which will have relevance for a कैरियर इन सिविल सर्विस। मतलब आप अगर सच में एक सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, आपके अंदर वो ट्रेट है, तभी आप जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आप प्रॉपर नंबर ऑफ़ वर्ड्स में आंसर कर सकते हो। ये आसान नहीं होने वाला है, आपको रियली हार्ड वर्क करने होंगे, मेहनत करने होंगे, हाथ से लिख लिख के क्वेश्चन की हज़ारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप एग्ज़ाम में कंफर्टेबली क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे, राइट। The question are likely to test candidates' basic understanding of all relevant issues and ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goal। मतलब जो भी कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे अभी मान लीजिए मिडिल ईस्ट में जो भी वॉर चल रहे हैं, तो इसके बीच जो पूरा वर्ल्ड के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो वो सही है, गलत है, मतलब आपको सोच के आंसर करना होगा। इस प्रकार के अलग क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे आपके मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है, आपके क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट किया जाता है कि आप कैसे क्रिटिकली सोच पाते हो, ठीक है। The scope of syllabus for optional subject paper 6 and 7 for examination is broadly of honors degree level। थोड़ा हायर, जो आपके ऑप्शनल होते हैं उसका लेवल थोड़ा हायर होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपने ये क्वालिफाइंग पेपर जो आपके होते हैं लैंग्वेज के मेन एग्जाम के अंदर। तो इंग्लिश कंपलसरी है 300 मार्क्स की, और कोई एक लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल में लिखा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे हिंदी, असमीज, मैथिली और भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं, उसमें से कोई एक आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अपन सीधे बात करते हैं अब GS के पेपर 1 जो कि आपका होता है ऐसे का। ऐसे आपके 250 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 250 मार्क्स में से सारे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब वहाँ पे आपको एक टॉपिक देंगे और एक नंबर ऑफ़ वर्ड्स देंगे कि इतने वर्ड में, 200 वर्ड में, 250 वर्ड में, 1000 वर्ड में, 1200 वर्ड में आपको आंसर करना है ऐसे को। तो आप उतने वर्ड में सही से आंसर करोगे प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, तो वो आपके 250 में से कुछ मार्क्स अलॉट करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका जो पेपर 2 होता है। पेपर 2 आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंबाइन करके मेन के अंदर पूछते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नहीं पूछते हैं, ये कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। मेन प्रीलिम्स के अंदर दोनों अलग अलग पूछते हैं। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि जो भी आपके मेन एग्जाम है उसमें हिस्ट्री प्लस ज्योग्राफी एक साथ जो पेपर आते हैं उसके एग्जैक्टली क्या टॉपिक्स है, मैं पर को आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको टॉपिक पता रहेंगे, सिलेबस पता रहेंगे, तभी आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो पहला है Indian culture will cover the salient aspect of art form, literature and architecture from ancient modern times, ठीक है। Modern Indian history from about middle of 18th century until present, significant event, personality issue, the freedom struggle, its various stage and importance, contributions from different। जो भी हमारे जो इंडिया को फ्रीडम दिलाने में जितने भी पर्सनैलिटी ने हेल्प किए, वो क्या क्या किए और वो कौन थे, उनके बारे में आपको जानना होगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1947 के बाद किस तरह से हमारा देश रीऑर्गेनाइज हुआ, कंसोलिडेट हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ना। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर, रिड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc। मतलब आपको 18th सेंचुरी या उसके बाद से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है। Salient features of Indian society, diversity of India, role of women and women's organization, population and associated issues, poverty and developmental issues, urbanization, their problems and their remedies, effect of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism and secularism। Next, salient features of world's physical geography, distribution of key natural resources across the world including South Asia and Indian subcontinent, factors responsible for location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world including India, important geophysical phenomena such as earthquake, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc। जो भी हमारे
फिनोमेना होते हैं, जैसे सुनामी हो गए, फ्लड हो गए, आपके साइक्लोन हो गए, इन सब के बारे में आपको पढ़ने होंगे। ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंज इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स। अब बात कर लेते हैं पेपर 3 के। थोड़ा ये आपके लिए बोरिंग हो सकता है, लेकिन है देखिए, जो चीज़ें बोरिंग होती है ना, उसमें आप अगर टाइम स्पेंड करोगे तभी एक अच्छे आउटपुट निकल के आएंगे, है ना। तो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे लिए भी बोरिंग लग रहा है, सुनने में आपको, आपके लिए भी लग रहा होगा, लेकिन ध्यान से सुनिए, डेफिनेटली ये चीज़ आपको मदद करेंगी, है ना। तो अब पेपर 3 की बात कर लेते हैं। पेपर 3 में पूछे जाते हैं जीएस पेपर 2। इसके अंदर आते हैं गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। बेसिकली गवर्नेंस एंड पॉलिटी की बात कर रहे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत के संविधान के बारे में पूछेंगे। हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये सभी चीज़ें पूछे जाएंगे। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, हमारा सेंटर और हमारा पर्टिकुलर स्टेट कैसे वर्क करता है। इशूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू फेडरल स्ट्रक्चर, डिवोल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसेस अप टू लोकल लेवल्स एंड चैलेंजेस देयर इन, separation of powers between various organs, dispute redressal mechanism and institution, comparison of Indian constitutional scheme with that of other countries, parliament and state legislature structure, functioning, conduct of business, power and privilege, and issues arising out of these, structure, organization and functioning of executive and judiciary, ministry and department of government, pressure groups and formal informal association and their roles in the polity, salient features of the Representation of People's Act, appointment to various constitutional post, powers, functions and responsibility of various constitutional bodies, statutory, regulatory and various quasi-judicial bodies, government policy intervention for developmental in various sector and issue arising out of their design and implementation, development processes and development industry, the role of NGO, non-government organization, SHG, self-help group, various groups and association, donors, charity, institutional and other stakeholders, welfare scheme for vulnerable section of population by center and state and performance of these schemes, mechanism, laws, institutions and bodies constituted for protection and betterment of these vulnerable sections, issue relating to development and management of social sector service relating to health, education, human resources, issues relating to poverty and hunger, important aspects of governance, transparency and accountability, e-governance, applications, models, successes, limitations and potential, citizen charter, transparency, accountability and institutional and other measures. Next is role of civil service in democracy, India and its neighborhood relations, bilateral, regional and global groupings and arrangement involving India or affecting India's interest. थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये जो इंटेंस लाइट आ रही है वो यहाँ पे पढ़ने के बाद बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, तो थोड़ा सा कुछ वर्ड को मतलब प्रोनाउंसिएट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप थोड़ा उसको मैनेज कर लीजिएगा। अब अपन बढ़ते हैं पेपर 4 की तरफ, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पूछे जाएंगे टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। बेसिकली ये एनवायरनमेंट एंड जो भी फिनोमेना आकर होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इंडियन इकोनॉमी एंड इशूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इशूज अराइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव मतलब क्या, सबका विकास होना चाहिए। गवर्नमेंट बजटिंग, गवर्नमेंट का क्या बजट आता है, सेंटर का बजट, आपके स्टेट का बजट। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन एंड इरीगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड issues and related constraint, e-technology in the aid of farmers, issues related to direct and indirect farm subsidies and minimum support price, जिसको MSP बोलते हैं। मतलब गवर्नमेंट हर साल फिक्स करती है ना फार्मर के लिए कि आपका अगर पेडी है, वीट है, जो भी आपने क्रॉप को कल्टीवेट किए हैं, प्रोडक्शन किए हैं, उसका एक हम मिनिमम प्राइस देंगे पर क्विंटल के हिसाब से, तो वो MSP के अंदर आता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सिस्टम, जिसके अंदर गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है फूड ग्रेन्स को नॉर्मल जो भी अंडर प्रिविलेज पीपल होते हैं उनके लिए। ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, इशूज ऑफ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। मतलब फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं कि किस तरह से फूड प्रोसेस होते हैं, कैसे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाते हैं, किस प्रकार से फूड को मतलब फोर्टिफिकेंट ऐड करके उसको फोर्टिफाई किए जाते हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना होगा। लोकेशन अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, रिक्वायरमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, किस तरह से हम फूड को मतलब इंडस्ट्री से लेके हम नॉर्मल लोगों तक पहुंचाते हैं, उसमें किस प्रकार के सप्लाई चेन यूज़ करते हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ,
इंफ्रास्ट्रक्चर के में आता है आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट जिसको बंदरगाह बोलते हैं, रोड आपका जो भी मतलब एनएच है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर आती है, एयरपोर्ट, रेलवे, ईटीसी के बारे में आपको पढ़ने हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल के बारे में भी आपको पढ़ने हैं इसके अंदर, ठीक है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, achievement of Indians in science and technology, indigenization of technology and developing new technology, awareness in the field of IT, space, computer, robotics, nanotechnology, biotechnology and issues relating to intellectual property rights, IP right के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं, conservation, environmental pollution and degradation, environmental impact assessment। देखो भाई, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन आज के लिए बहुत ख़तरा बन गया है, तो उसको किस तरह से हम रेगुलेट करेंगे उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे बहुत सारे डिजास्टर, जैसे नेचुरल या फिर मैन मेड डिजास्टर हो सकते हैं, तो आपको उसके बारे में पढ़ना है, उसको किस तरह से मैनेज करना है वो भी पढ़ना है। जैसे मान लो बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गई, ये नेचुरल डिजास्टर हो गए। मैन मेड में जैसे आग लग गई, कहीं एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो इसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे हम रिस्पॉन्स करेंगे, उसके बारे में हमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स in creating challenges to intellectual security, challenges to internal security through communication network, role of media and social networking site in internal security challenges, basic of cyber security, money laundering and its prevention। मतलब कुछ लोग पैसे चुरा लेते हैं ना, तो उसको चेक करना है भाई कौन पैसे चुरा के भाग रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है, और उससे रिलेटेड केसेस को सॉल्व करने हैं। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एंड एजेंसी एंड देयर मैंडेट। पेपर 5 की बात करते हैं, और जीएस पेपर 4 है, इसके अंदर एथिक्स आती है। दिस पेपर विल इंक्लूड क्वेश्चन टू टेस्ट कैंडिडेट एटीट्यूड एंड अप्रोच टू इशू रिलेटिंग टू इंटीग्रिटी, probity in public life and his problem solving approach to various issue and conflict faced by him in dealing with society। Question may utilize the case study approach to determine this aspect। मतलब देखो भाई, आप अगर एक सिविल सर्वेंट बनोगे ना, तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपका क्या अप्रोच है, क्या थिंकिंग है, उसको ये पेपर आपसे चेक करेंगी। Ethics and human interface, essence, determinant and consequence of ethics and human action, dimension of ethics, ethics in private and public relationship, human values, lessons from lives and teachings of great leader, reformer and administrator, role of family, society and educational institution in inculcating values। आपको इन सब के बारे में पढ़ना होगा, ये कैसे फंक्शन करती है, कैसे वर्क करती है ना, आपके पास ये नॉलेज होना चाहिए। एटीट्यूड, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन, इट्स इन्फ्लुएंस एंड रिलेशन विद थॉट एंड बिहेवियर, मोरल एंड पॉलिटिकल एटीट्यूड, social influence and persuasion, attitude and foundational values of civil service, integrity, impartiality and non-partnership, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards to weaker section, emotional intelligence concept and their utilities and application in administration and governance, contribution of moral thinkers and philosophers from India and world, public civil service values and ethics in public administration, status and problem, ethical concern and dilemmas in government and private institution, law, rules, regulation, conscience of source of ethical guidance, accountability and ethical governance, strengthening of ethical and moral values in governance, ethical issues in international relation and funding, corporate governance, एंड लास्ट है आपका केस स्टडी, प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक फिलोसफिकल बेसिक गवर्नेंस, प्रोबेबिलिटी इन्फॉर्मेशन एंड बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको पढ़ने होंगे। तो हमने अल्टीमेटली सारे सिलेबस को यहाँ पे प्रिंट करके लाए थे, आपके साथ हमने साझा किया यूपीएससी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में, जो भी 3 स्टेप्स होते हैं। उसके बाद आपका होते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, जो कि आपके 250 मार्क्स के होते हैं। वहाँ पे आप जाते हो, बोर्ड मेंबर्स बैठते हैं 5-6, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बेसिस पे आपको मार्किंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है ना। ये मेरा पहला वीडियो था इस चैनल के ऊपर, अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो अपने साइड से मैनेज कर लीजिएगा, है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्द। सो आपका बहुत